हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया गांधी। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जीएसटी का सेकंड चैप्टर दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी पार्ट 7। इसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। नेगेटिव लिस्ट में क्या कवर्ड है? सो नेगेटिव लिस्ट कवर्स दोज एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए और शेड्यूल 3 में। अब तक हमने शेड्यूल 1 पढ़ा। शेड्यूल 1 में हमने कवर किया था मैटर्स जो कि सप्लाई कहलाएंगे इवन इफ इट इज डन विदाउट कंसिडरेशन। फिर सेकेंड शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि एक्टिविटीज certain activities or transactions whether to be treated as supply of goods or supply of services। अब थर्ड शेड्यूल में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस है जो कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी, यानी कि उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो उसे कहेंगे नेगेटिव लिस्ट। इसके लिए एक लिस्ट दी हुई है। लेट्स जस्ट गो थ्रू द लिस्ट वंस। Activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor supply of service। फर्स्ट एक्टिविटी है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी सर्विसेज एम्प्लॉय दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में या एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, तो वो सारी सर्विसेज जो है वो नेगेटिव लिस्ट में आएगी। उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो उनको कंसिडरेशन मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Amounts received by an employee from the employer on premature termination of a contract of employment are treatable as amounts paid in relation to services provided by the employee to the employer in the course of employment। यानी कि से फॉर एग्जाम्पल आपका टर्म था 1 साल का और एम्प्लॉयर ने 6 महीने में ही एम्प्लॉय को निकाल दिया। सो इन दिस केस जो 6 महीने पहले निकाला है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है, उसके बदले में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देगा उसके बदले में तो एम्प्लॉय ने कुछ काम नहीं किया है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज वो पैसा दिया जा रहा है इन रिलेशन टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, और इसके लिए उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो आई रिपीट, प्री मैच्योर टर्मिनेशन पे जो अमाउंट पे किया जाता है एज कॉम्पनसेशन will be treated as amounts paid in relation to services provided by the employee to the employer in the course of employment only, and hence no GST। Second point, services provided by casual worker to employer who gives wages on daily basis to the worker are services provided by the worker in the course of employment। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फिक्स्ड पीरियड के लिए आप एम्प्लॉय को रखते हो या फिर फिक्स्ड पीरियड के लिए आप वर्कर को रखते हो या उनका फिक्स मंथली बेसिस पे आप पेमेंट करते हो तो ही वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। इवन इफ कैजुअल वर्कर है, कोई फिक्स्ड परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका और आप डेली बेसिस पे वेजेस दे रहे हो, तभी भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है कैजुअल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर लाइक building contractor or a security service agency who deploys them for execution of a contract or for provision of security services to a client respectively are services in the course of employment। वही बोला है कि यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाना है, उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें अपॉइंट किया या मे बी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये जो कैजुअल वर्कर्स है जिनका कभी कभी काम पड़ता है, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है कितना टाइम काम करना है, ऐसा कुछ परमानेंट सा जॉब नहीं है इनका, फिर भी अगर उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, सो विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, एंड हेंस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम विल बी ट्रीटेड एज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एंड हेंस द अमाउंट paid as a consideration from the employer to the casual worker will come under this particular head, and hence no GST। So there is a small clarification given over here। Only services that are provided by the employee to the employer, यानी वही services जो employee employer को देता है in the course of employment, in the course of employment is very much important here, are outside the ambit of supply। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो ही सप्लाई नहीं कहलाएगा, यानी कि अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई सप्लाई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और कंसिडरेशन उसके लिए चार्ज किया जा रहा है तो वो सप्लाई कहलाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। For example, if an employee provides his services on contract basis to an associate company of the employer, पहली बात तो ये एम्प्लॉयर को नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर के एसोसिएट कंपनी को, then these
then these are not services provided in the course of employment and thus it would be treated as supply. इसके ऊपर GST applicable रहेगा. Similarly, services provided on contract basis, that is principal to principal basis, are not services provided in the course of employment. Obviously, principal to principal relation है, employee-employer relationship नहीं है यहाँ पे. So any amount paid for not joining a competing business would be liable to be taxed being paid for providing the services of forbearance to act. यानी कि यहाँ पे पहली बात तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और यहाँ पे अगर आप कोई इंसान को पैसे दे रहे हो कि ऐसा कंपीटिंग बिजनेस तो मत शुरू कर, यानी कि कोई एक्ट नहीं करने के लिए अगर आप उसे पैसा दे रहे हो तो वो भी सप्लाई कहलाएगा और इसके ऊपर GST एप्लीकेबल रहेगा. यहाँ पे ये लिखा है, अमाउंट पेड फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस वुड बी लाइबल टू बी टैक्स्ड बीइंग पेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट. यानी कोई एक्ट नहीं करने के लिए आप उसे बोल रहे हो और उसके बदले में आप उसे पैसे दे रहे हो, सो इट विल come under this particular thing, that amount paid for not joining a business would be liable to be taxed being paid for providing the service of forbearance of act. So I hope we are clear with the first point of negative list. We'll continue the second point in the second lecture. Thank you.